जय हिंद दोस्तों। आज है 17 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर क्विज। पहला क्वेश्चन है, सीड यानी स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीएस किस समुदाय के लिए शुरू की गई है? एससी यानी शेड्यूल कास्ट, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, एसटी शेड्यूल ट्राइब या ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। किनके लिए ये योजना शुरू की गई है? अभी हाल ही में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में गैर अधिसूचित खाना बदोश और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए यानी डीएनटीएस जिनको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इनके लिए सीड योजना शुरू की गई है। ऐसे लोग होते हैं जो कभी कहीं पर अपना घर बनाकर टेम्परेरी घर बनाकर रहते हैं। रोड किनारे आप देखे होंगे कुछ लोग हैं, वहाँ पर घर बनाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से किसी और जगह चले जाते हैं। ये सब लोग घुमंतु लोग होते हैं। इनका कोई फिक्स घर नहीं होता, न तो इनके पास ज़मीन होता है। ये आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप दोनों से वंचित समुदाय हैं। और अगर बात करें इनका इतिहास का, तो इनके पास न तो कोई निजी भूमि है और न तो किसी घर के मालिक होते हैं। इन जनजातियों ने आवासीय उपयोग और अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चराई भूमि का उपयोग किया है। यानी अपने जीने के लिए किसी भी एरिया में अपना एक घर बना लेते हैं, कुछ टाइम के लिए वहाँ पर अपने जो जानवर रखते हैं उसी से अपना ये आजीविका चलाते हैं। और अभी जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है यानी वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट, इन्होंने जो समुदाय हैं यानी डीएनटीएस जो नोमैटिक और सेमी नोमैटिक ट्राइब्स हैं, जो घुमंतु लोग ये सब होते हैं, इनके लिए एक कमेटी का गठन किया था भीकू राम जी की अध्यक्षता में, जो 3 साल की अवधि के लिए थी। और अभी इसने 2017 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों के लिए बनाया गया है सीड स्कीम। इनको और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने इस योजना को चलाया है, सीड स्कीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेदाराम जात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला मेला है? तेलंगाना में, कर्नाटका, केरल या उड़ीसा में? मेदाराम जात्रा जो त्यौहार है, ये तेलंगाना के कोया आदिवासी समुदाय द्वारा 4 दिनों के लिए मनाई जाने वाली भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये दूसरा है सबसे बड़ा मेला इंडिया का। और पहला मेला कौन सा है? जो पहला मेला होता है वो कुंभ का मेला होता है सबसे बड़ा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है जो आदिवासी द्वारा मनाया जाता है मेला, मेदाराम जात्रा। यह वर्तमान में यह त्यौहार कोया जनजाति द्वारा जनजातीय कल्याण विभाग तेलंगाना के सहयोग से द्विवार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तेलंगाना में इस त्यौहार को मनाया जाता है मेदाराम जात्रा। ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है, मेला है। पहला जो है कुंभ मेला लगता है जो सबसे बड़ा मेला है, उसके सेकंड नंबर पर आता है मेदाराम जात्रा, ये लगता है तेलंगाना में। इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक रूप में न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम शुरू किया है? नवीन अयन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय? नवीन अयन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने न्यू फ्रंटियर्स आयोजित किया है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का एक भाग के रूप में आयोजित किया गया है। इसका जो एक एम है 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव करेंगे। नेट जीरो एमिशन होता है कि जितना हम कार्बन एमिट करते हैं उनको हम पूरी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। कैसे करेंगे? पेड़ पौधे लगाएंगे, तो जितना हम एमिशन का हम दुरुपयोग कर रहे हैं उनको हम पूरी तरह से अवशोषित कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं नेट जीरो एमिशन। इंडिया 2070 तक टारगेट रखा है कि हम अपने देश में जितना भी उत्सर्जन होगा कार्बन का उस सभी को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसका सही आंसर जो है वो है नवीन एंड नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा ये न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बजरी का कानूनी रूप से खनन किस राज्य में शुरू किया गया है? बजरी होती है जो पत्थर के छोटे भाग होते हैं, उन्हीं को बजरी बोलते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला आया है कि किस राज्य में उसको एक वैधानिक कर दिया गया है कि आप इसका बजरी का खनन शुरू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब या गुजरात? अभी हाल ही में राजस्थान में बजरी का कानूनी खनन शुरू कर दिया गया है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी कि जो
नदी किनारे हैं, इनका खनन पर आप नहीं कर सकते हैं। बाद में शीर्ष अदालत ने इस चीज़ को हटा दिया है, अब इस टाइम इस पे खनन कर सकते हैं। यानी इसका सही आंसर जो होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, राजस्थान में अलाउ कर दिया है कि बजरी का खनन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति यानी नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग पॉलिसी के तहत सबसे पहला संस्थान कौन सा है? इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इसलिए स्थापित किया गया, बहुत पहले चर्चा हो रही है कि कुछ एरिया में, जैसे बुंदेलखंड एरिया हो गया, वहाँ पर सूखा बहुत पड़ता है, यहाँ तक नदियों में पानी पूरा भरा रहता है फिर भी। तो अगर हम दो नदियों को आपस में जोड़ देंगे तो इससे क्या होगा, जिस एरिया जाएंगे वहाँ पर पानी की जो सुविधा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से हमारे एग्रीकल्चर और कुछ जो एरिया एकदम सूखे पड़े रहते हैं तो वहाँ पर भी फसल उगाई जा सकती है। तो सरकार का बहुत पहले से चल रहा था इस पॉलिसी को लेकर। तभी हाल ही में जो दो नदियों को जोड़ा गया है वो है केन बेतवा। यहाँ देख सकते हैं, यह केन नदी, यहाँ इधर हो गया एक, इधर बेतवा एक है, ये बेतवा रिवर है। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, इधर से लिंक कर दिया जाएगा एक कैनाल से। इससे जो एरिया होते हैं, जैसे यहाँ पर है छतरपुर हो गया और यहाँ पर और बुंदेलखंड एरिया है, ये काफ़ी सूखे एरिया हैं, तो यहाँ पर आराम से पानी की सुविधा हो जाएगी। और जो यहाँ पर सूखाग्रस्त एरिया है इनको हम ख़त्म कर सकते हैं और यहाँ पर भी अच्छी फसल उग सकती है। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति यानी नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग पॉलिसी के तहत पहली जो पहल है, केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण को मंजूरी दी है कि केन और बेतवा रिवर को आपस में जोड़ेंगे और इससे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का प्रयास किया जाएगा। और इस योजना का नेतृत्व भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर पर एक सीईओ द्वारा नियुक्त किया जाएगा और 5 अतिरिक्त सीईओ द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। यानी पहला जो प्रोजेक्ट है वो केन और बेतवा दोनों रिवर को जोड़ा जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा फायदा होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को होगा। ओरिजिन की बात करें, सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड एरिया में इसका प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर पानी की सुविधाएँ ज़्यादा होंगी, तो वहाँ जो सूखा हमेशा पड़ा रहता है तो उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण सबसे पहला जो है संस्थान है जिसको हम जोड़ रहे हैं दो रिवर को। अगला क्वेश्चन है, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में है, ईरान में है, सऊदी अरब में है या इराक में है? दोस्तों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी जो चल रहा है हिजाब का मुद्दा, तो इस्लामिक संगठन ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। इसीलिए क्वेश्चन है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। इसका सही आंसर है वह सऊदी अरब में जेदा है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है, परमानेंट सेक्रेटरीट है यहाँ पर। अगर बात करें थोड़ा इसके ओआईसी के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1969 में इसको बनाया गया था। अभी तक 57 मेंबर इसके हैं, यानी पूरे विश्व में जितने भी कंट्री हैं 57 इसके सदस्य हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बाद यानी संयुक्त जो संघ है उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल है, अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। पहला कौन है? पहला यूएन है। इसका काम क्या है? मुस्लिम के खिलाफ जो भी एट्रोसिटी होती हैं, जो भी उनको परेशानी की जाती है पूरे विश्व भर में, उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाती हैं। यानी ये मुस्लिम के फेवर में, मुस्लिम के पक्ष में, उनके हितों के लिए ये काम करती हैं। जो संगठन है ओआईसी, एक कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। उनके सेफ गार्ड किस तरह उनको सुरक्षित किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, इंटरेस्ट उनके भलाई के लिए ये काम करती हैं। ओआईसी हैज परमानेंट डेलीगेशन टू यूनाइटेड नेशन एंड यूरोपियन यूनियन। और जो ओआईसी है यूएन का और यूरोपियन यूनियन का एक परमानेंट डेलीगेशन है, इसका एक सदस्य है दोनों का। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा मुख्यालय सऊदी अरब के जद्दा में है, इसका मुख्यालय ओआईसी का। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व स्कीम किसके लिए है? कमजोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन, महिलाओं वुमेन के लिए, या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए, या प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के लिए बनाया गया है? अभी हाल ही में यूपी में सबसे पहले इसको जो लॉन्च किया गया है, पहले जो था इसको सिर्फ 9 स्टेट के लिए बनाया गया था, अभी जो एक्सटेंड कर दिया गया ऑल स्टेट के लिए, सभी राज्य में। अब इस तरह से इसको जो बनाया जा रहा है, पंचायती राज दिवस के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था 2020 में 24 अप्रैल को। इसमें होगा क्या कि
कुछ जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हैं, जहाँ पर अधिकतर आप देखेंगे गांव घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है ज़मीन को लेकर, उस ज़मीन को जो डिस्प्यूटेड रिकॉर्ड है उसको एक ड्रोन की सहायता से मैपिंग की जाएगी। रूरल अधिकतर जो गांव में सेक्टर में है, रूरल सेक्टर, वहाँ पर इनको मैपिंग की जाएगी ड्रोन की सहायता से। फिर बाद में उस ज़मीनों को प्रॉपर्टी कार्ड में बदलकर जितने भी विलेजर होंगे जिनके पास जो ज़मीनें नहीं हैं और जिनके कब्जा है ज़मीनें, उनको दी जाएगी। इस तरह जो डिस्प्यूटेड रिकॉर्ड है, जो ज़मीन है, उनको ख़त्म किया जाएगा। और इस जो है पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंदर एक काम किया जा रहा है। इसका एम यही है कि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन इंडिया, कि जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना इंडिया में। जो अधिकतर जो डिस्प्यूटेड रिकॉर्ड है, जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जहाँ पर अधिकतर दिक्कतें होती है ज़मीनों को लेकर मारपीट के, वहाँ पर उनको अधिकार नहीं है, किसी के नाम से ज़मीन नहीं होती है, तो उसको ड्रोन की सहायता से मैपिंग की जाएगी। बाद में उस ज़मीन को उनके नाम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उस ऑनर के नाम से। तो स्वामित्व स्कीम का यही मेन मोटो है। इसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।